नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। लुधियाना से खबर है, जहां चंडीगढ़ हाईवे पर समराला के नजदीक गांव कोटला में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कि एक महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक मां और उसका बेटा हेडन गांव से समराला की तरफ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें ये पता चला कि वे कुछ सामान घर पर ही भूल गए, जिसके वजह से दोनों वापस लौटने के लिए जब मुड़े, सामान लेने के लिए कोटला समसपुर से घर लौटने के लिए जिस दौरान वो मुड़े, उसी दौरान लुधियाना की तरफ से तेज रफ्तार रेसर बाइक ने एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक टक्कर से रेसर बाइक सवार और एक्टिवा सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक्टिवा चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे घायल हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं गाड़ियों में टक्कर इतनी भीषण थी कि रेसर बाइक में उसी दौरान आग लग गई, जिससे कि फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया। तो फिलहाल ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चश्मदीदों की तरफ से इस बारे में पुलिस को अधिक जानकारी भी दी गई कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। हालांकि हादसा इतना भीषण बताया जा रहा है कि उस दौरान एक बाइक में आग भी लग गई, यानी कि वो बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई थी। इस बीच एक और जहां एक व्यक्ति की इसमें मौत बताई जा रही है, तो वहीं घायल को नजदीकी अस्पताल भी ले जाया गया है और उसका इलाज अब भी जारी है। स्पोर्ट्स बाइक ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈਡੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਔਰ ਬਾਈਕਰ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੇਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਕਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 40 ਇਅਰਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 50 प्लस है। तो खबर जालंधर के विधानसभा इलाका बनाला जिमनी चुनाव को लेकर के है, जहां पर नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह, जो कि अपने साथी कुलवंत सिंह राउत के साथ जेल में है और उनके बरनाला जिमनी से चुनाव लड़ने की भी चर्चा इस वक्त तेजी से चल रही है। वहीं इस चर्चा पर अमृतपाल सिंह के वकील और पूर्व संसदीय वकील जत्थेदार राजदेव सिंह खालसा ने खास बातचीत के जरिए ये बताया कि असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने अभी तक पंजाब में आम चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और वहीं उन्होंने अमृतपाल सिंह को शपथ न दिलाने पर सीधे तौर पर पंजाब सरकार को जिम्मेदार भी ठहरा दिया। देखो भाई अमृतपाल सिंह नाल मेरी गल हुई सी ते उन्होंने कहा सी बई अजे मैं फैसला लेना है भी जिमनी चोणां लड़नियां ने कि नहीं लड़नियां। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। देखो पहला जेडे है बसंत सिंह दौलतपुरा उन्होंने पुत्र वालों ऐलान किया गया कि बसंत सिंह दौलतपुरा जेडे डिब्रूगढ़ जेल दे विच नज़रबंद ने ते भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथी ने ते वो बरनाला विधान सभा हल्के तो चोन लड़ेंगे। और वहीं बीजेपी नेता और पूर्व विधायक सरजीत सिंह मक्कड़ के बेटे कंवरदीप सिंह का कल निधन हो गया। तो वहीं आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के कई नेता उनके घर सांत्वना देने पहुंचे। इस मौके पर सरजीत सिंह मक्कड़ ने बेहद दुखी मन से अपने बेटे की मौत का कारण बताया, जिस पर सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली दल के नेताओं ने उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के साथ सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा, वरिष्ठ नेता महेश इंदर ग्रेवाल समेत कई और भी नेता यहां अपना दुख व्यक्त करने के लिए और साथ ही इस परिवार को सांत्वना देने के लिए यहां पहुंचे हुए थे। तो ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही इन तस्वीरों के जरिए आप को हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे सुखबीर सिंह बादल भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। पूर्व विधायक सर्वजीत सिंह मक्कड़ के बेटे का निधन हुआ था, जिसमें शोक जाहिर करने के लिए और परिवार को सांत्वना देने के लिए खुद कई नेताओं के साथ में वहां पर पहुंचे हुए थे। उसी दौरान की तस्वीरें सामने।
तो फिलहाल ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं पूर्व विधायक सुखबीर सिंह के बेटे की तस्वीर थी, जिसका निधन बताया गया कि जब उनका निधन हुआ तो ऐसे में यहाँ तमाम नेतागण पहुंचे हुए थे ताकि वो शोक व्यक्त कर सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर पंचकुला से सामने आ रही है। पंचकुला दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बताए गए। देवर्षि नारद जयंती कार्यक्रम में शिरकत भी उन्होंने की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, पंचकुला से सामने आ रही है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 1 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सीएम ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर सीएम ने पत्रकारों को सम्मानित भी किया। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के दौरे पर रहे और इसी दौरान उन्होंने देवर्षि नारद जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 1 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्होंने इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों को भी सम्मानित किया। और वहीं कल हुए अमित शाह के दौरे पर उन्होंने कहा कि अमित शाह के बैठक से हम सभी को मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों के जनहित के कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय अमित शाह जी कल विस्तारक हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोरदार मार्गदर्शन किया है और हम मिलकर के कमल का फूल बड़ी मजबूती से हरियाणा में बहुत बड़े मैंडेट के साथ खिला रहे हैं। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस जो झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करती है, उसका नकाब उतारने का काम करेंगे और हम यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हरियाणा और विकास की गति को ऊपर आगे बढ़ सके, हम काम करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है। वीना, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी का ये दौरा रहा था, इस दौरे को लेकर के क्या कुछ खास बातें रही, जरा इस बारे में बताइएगा। जी कल आज नायब सैनी मुख्यमंत्री पंचकुला के ज्ञानेंद्र ऑडिटोरियम में पहुंचे थे, जहां पर एक पत्रकार सम्मान समारोह था, जहां पर उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। वहां पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत जो है पत्रकारों द्वारा किया गया और इसके अलावा वहां पर दीप प्रज्वलित कर उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने बताया कि ये जो पत्रकार है, पत्रकारिता को उन्होंने जो नारद ने उनको पत्रकारिता का परिचय बताया है, जिसके चलते जो है कि देश में जो पत्रकारिता है, जब पत्रकार जो है शुरू हुई थी, प्रस्थान शुरू हुए थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके जो गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कल उनसे कभी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि आने वाले जो सरकार होगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि अभी ये जो सुनवाई होगी, जो चुनाव होंगे, वो मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी उनकी अगुवाई में होगा। क्योंकि जिस तरह से जाट वोटर्स की बात करेगा, ओबीसी वोटर्स की बात करें तो ओबीसी वोटर्स की अगर बात करें तो हरियाणा में 30% जो आबादी है वो ओबीसी वोटर्स की है, जिसके चलते इस ओबीसी जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। क्योंकि पंजाबी चेहरे की बात करें या जाट चेहरे की बात करें तो इन दोनों चेहरों को लेकर भाजपा एक बार मार खा चुकी थी कि 10 साल अगर मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर 5 सीटों पर हार जीतने के बाद उन्होंने कहा है कि अगली साल की सरकार जो चुनाव होंगे विधानसभा के 2.5 महीने बाद चुनाव होंगे। और लेकिन आपने कहा कि ओबीसी वोटर बैंक की संख्या हरियाणा में सबसे ज्यादा है और उसे साधने की कोशिश इस बार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। डबल इंजन सरकार का जिक्र भी अमित शाह ने किया जिस दौरान वो यहाँ पहुंचे हुए थे और कुछ साथ ही क्रिमिनल लॉ में चेंजेस भी किए गए थे, यहीं से उन्होंने इस बात की भी घोषणा की थी। दूसरी तरफ जब हरियाणा का जिक्र हम करते हैं तो ऐसे में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, एक और जहाँ ओबीसी वोट बैंक तो वहीं किसान समुदाय भी, तो ऐसे में उसको साधने की कोशिश के लिए क्या क्या प्रयासरत है इस वक्त बीजेपी? जी चारों अगर प्रयास की बात करें तो अगर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं और इनके अलावा जो इनके चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रताप हैं, तो इसके अलावा अन्य जो है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हरियाणा के हर जिला में जो 5 है केंद्रीय मंत्री उनका प्रवास रहेगा ताकि किसी भी तरह की कमी पेशी या कोई गलती ना रहे। क्योंकि पहले जाट चेहरे पर भी दाव खेल चुके हैं, उसके अलावा कुछ जाति चेहरे पर भी दाव खेल चुके हैं, जिसके चलते उनको हरियाणा में इस बार 10 साल जो भाजपा की सरकार रही, लेकिन इस बार जिनको 5 सीटों को लेकर इनको हार देखनी पड़ी थी, लेकिन इस बार जिनका दाव है और किसी चेहरे पर खेलने को है। क्योंकि हरियाणा में अगर बात करें तो 30% जो वोट है
ओबीसी है, लेकिन अब जो भाजपा है कहीं ना कहीं ओबीसी चेहरे पर दाव खेलने जा रही है। इसलिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अभी जो 2.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में चुनाव होगी, क्योंकि जो नायब सैनी है, क्योंकि आज वो पानीपत में पहुंचे थे जहाँ पर उन्होंने बुजुर्गों को 100 गज के प्लाट खरीदने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और इसके अलावा 25,000 रुपए जो उनके मकान जो कंडम हो चुके हैं उनको मुरम्मत कराने के लिए दिए थे। और जो पेंशन है 3,000 रुपए की जा रही है। और कई जो पेंशन धारक है उनको वहाँ बुलाया कि यहाँ पेंशन दी गई थी, लेकिन जिनको 100 गज के प्लॉट 1 लाख रुपए देने थे उनको किसी कानूनी अड़चनों के कारण उनको वो नहीं दिए जा सके थे, जिसके वजह से उन लोगों को जो निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक भाजपा के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने लाभार्थियों को वहाँ पर बुलाया था जिनको 1 लाख रुपए दिए जाने थे, लेकिन वो खाली हाथ ही वहाँ से लौटे थे। एक बहुत बड़ा नुकसान जो है, क्योंकि अगर लाभार्थी आए थे तो उनको देकर वहाँ से देना चाहिए था, लेकिन कानूनी अड़चनें क्या थी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। ठीक है वीणा, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर बल्लभगढ़ से सामने आ रही है, और बल्लभगढ़ दौरे पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा रहे तो बल्लभगढ़ के लोगों को करोड़ों की सौगात भी उन्होंने दी। आर्य नगर में सामुदायिक भवन की आधारशिला भी उन्होंने रखी। ब्राह्मण और बघेल समाज की चौपालों का भी शिलान्यास उन्होंने किया है। हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा आज बल्लभगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बल्लभगढ़ के लोगों को करोड़ों की सौगात सौंपी है। और वहीं बल्लभगढ़ पहुंचने पर आर्य नगर के लोगों ने पगड़ी बांध करके मंत्री मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आर्य नगर में 1,57,00,000 की लागत से सामुदायिक भवन का आधारशिला रखा। और वहीं इस भवन के बन जाने से हजारों लोगों को पक्का भवन भी मिलेगा। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने झाड़ सेंतली में ब्राह्मण समाज और बघेल समाज के लोगों के लिए चौपाल निर्माण का भी शिलान्यास किया है। तो फिलहाल उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त यहाँ आर्य नगर के सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी गई थी और साथ ही साथ ब्राह्मण और बघेल समाज की चौपालों की भी शिलान्यास यहाँ किया गया था, यानी आधारशिला रखी गई थी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा रहा मूलचंद शर्मा का, और ऐसे में बल्लभगढ़ वासियों के लिए कई बड़ी सौगात वो लेकर के अपने साथ पहुंचे हुए थे। आर्य नगर में एक और जहां सामुदायिक भवन की आधारशिला उनकी तरफ से रखी गई, तो वहीं दूसरी ओर बघेल और ब्राह्मण समाज के लिए भी चौपाल निर्माण का भी उन्होंने शिलान्यास किया था। इस बीच एक और बड़ी खबर, हरियाणा के सीएम नायब सैनी का पानीपत का दौरा, प्लॉट के लिए लाभार्थियों को 1 लाख का टोकन दिया। तो सीएम नायब सैनी ने बुजुर्गों का पेंशन भी बढ़ाने का जिक्र किया है। सीएम सैनी ने कई घोषणाओं का पिटारा खोला है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज पानीपत दौरे पर रहे और सीएम नायब सैनी जीटी रोड पर स्थित अनाज मंडी में रैली भी करते हुए नजर आए। दरअसल विधानसभा चुनाव में जाने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी। इसी क्रम में रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने 1062 बीपीएल परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट खरीदने के लिए 1 लाख का टोकन दिया था। वहीं मकान की मरम्मत के लिए 25 लाभार्थियों के बैंक खातों में 80 हजार रुपए भी ट्रांसफर किए गए। तो सरकार जुलाई से बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाकर की 3,000 रुपए भी करने जा रही है। थे 2014 से पहले ये कांग्रेस के लोग जो बोलते थे, उनको आवास के लिए वो पूरा बेनिफिट भी नहीं मिलता था। मात्र 25,000 रुपया वो नवीनीकरण के नाम के ऊपर वो देते थे और वो भी चक्कर काटते रहते थे, उसका लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी सरकार ने आकर के इसको 80,000 रुपए बढ़ा करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि व्यक्ति अपने मकान की रिपेयर, उसका नवीनीकरण वो अच्छे से कर सके। मुझे इस योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की राशि आज प्रदान की जा चुकी है एक क्लिक के द्वारा। 2014 से पहले ये कांग्रेस के लोग। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुकी है। वीना, एक और जहां नायब सिंह सैनी का ये दौरा रहा था, इसमें उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की। इसमें सबसे बेहद जो आकर्षक या फिर हम ध्यान देने वाली बात कहे तो वो कौन सी घोषणा रही?
जी चारों लोग मुख्यमंत्री मैच एनिमी पानीपत की जीटी रोड पर जो अनाज मंडी थी वहाँ पर एक रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। वहाँ पर उन्होंने बीपीएल परिवारों को लगभग 1065 परिवारों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 25-25 हजार रुपए उन लोगों के लिए भी दिए हैं जिसके मकान अभी थोड़े क्षतिग्रस्त है ताकि उनकी मरम्मत की जा सके। और इसके अलावा 80-80 हजार रुपए जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनके जो खाते हैं उनके भेजी दी जाएगी, क्योंकि ये 2.5 महीने रह गया लेकिन आने वाले कुछ समय में कोई नुकसान ना हो, लेकिन जितना भी लाभ हरियाणा की जनता को दे सकती है वो दे रही है, क्योंकि कुछ ऐसी कार्य प्रणालियां थी जिनको हरियाणा में पलटा गया है। अगर किसी आईडी की बात करें, फैमिली आईडी का पहचान पत्र को लेकर बात करें तो इनको दरकिनार किया जाएगा, क्योंकि जिसके चलते जनता को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो घटनाएं सरकार की ओर से की जा रही है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जो है 2.5 महीने बाद उनके फायदे को लेकर, ताकि जनता को है कहीं जो जनता है उनका जो पक्ष है वो भाजपा की ओर है, इसलिए जो सरकार है जनता को नई जो घोषणाएं हैं वो दे रही है। ठीक है वीणा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं पंजाब में मानसून ने दस्तक दे दी है और पहली बरसात के बाद ही पंजाब के कई शहर पानी से भर चुके हैं। तो इसी को देखते हुए संगरूर प्रशासन की तरफ से संगरूर के मूनक इलाके में से गुजरते घग्गर दरिया के किनारों को मजबूत किया जा रहा है। वहीं न्यूज़ इंडिया के सहयोगी ने मौके पर जाकर के जायजा भी लिया तो वहां पर जेसीबी लगी हुई नजर आई और जिन जिन जगहों से घग्गर दरिया टाइट है वहां से मिट्टी उठा करके उसे चौड़ा किया जा रहा है, जिससे कि पानी की और तेज बहाव में मदद मिल सके, दरिया का किनारा न टूट पाए और तेज पानी के बहाव को भी झेला जा सके। आपको बता दें कि घग्गर नदी में बरसात का पानी जब गुजरता है तो फिर हर साल मूनक का इलाके में तबाही का मंजर नजर आता है। वहीं पिछले साल भी बरसात के मौसम में घग्गर नदी के बांध कई जगह से टूट गए थे और मूनक इलाके के 10 से 15 गांव इसकी चपेट में भी आ गए थे। ਇਹ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮਕਰੌੜ ਤੇ ਫੂਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਧਰ ਮਕਰੌੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ JCB ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪ ਬੈਂਡ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ ਉੱਥੋਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੈਨਲ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖਦਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਟਵਿਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਨੂੰ 15 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਮੋਟਰੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ 2-3 ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਕਰੇ। ਘੱਗਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਘੱਗਰ ਦੀ 3 ਰੀਚਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਚ 2008-9 ਚ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਰੀਚ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 25000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ तो वहीं T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को देश के कोने कोने से बधाइयां मिल रही है और पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि 13 साल का इंतजार चुभ रहा था, लेकिन इस बार शानदार जीत मिली, जिसके लिए रोहित शर्मा की टीम को बहुत बहुत बधाई। और वहीं आगे उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि टीम इंडिया ने करोड़ों भारतीयों को जो जीत का तोहफा दिया है वो हमेशा यादगार रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके विजेता बन गई। तो वहीं आज हर कोई टीम इंडिया के खेल का मुरीद हो गया है और इस टूर्नामेंट से भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह को एक अलग पहचान मिली है। उन्होंने 8 मैचों में 17 विकेट लेकर के रिकॉर्ड बनाया और ऐसा करके वो दुनिया के 5 गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो वहीं इस बम्पर जीत पर
हर्षदीप सिंह के कोच जसवंत राय ने भी इंडियन टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने असंभव को संभव करके दिखा दिया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।